दोस्तों, महात्मा गांधी बनाम भगत सिंह के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। अदालत ने सिचुएशन को देखते हुए ट्रायल को अग्रिम में ही शुरू कर दिया। 8 अगस्त 1929 को जवाहरलाल नेहरू सेंट्रल जेल पहुंचे। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, जतिन दास और कई अन्य क्रांतिकारी से मिलने का मौका मिला जो उस समय हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे। ये क्रांतिकारी तय करते हैं कि अपने खुद के ट्रायल को ही बॉयकॉट कराया जाए, लेकिन इसका विरोध करने के लिए ब्रिटिश सरकार के होम मिनिस्टर ने सेंट्रल असेंबली ऑफ शिमला में एक नया संशोधन लाया जो कहती है कि अब से अक्यूज्ड को खुद के ट्रायल में प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है। अगर अक्यूज्ड अपने ट्रायल में प्रेजेंट भी नहीं है तो उसके बिना भी ट्रायल किया जा सकता है। इस चीज को लेकर जिन्ना भी एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देते हैं। 12 सितंबर 1929 को जिन्ना कहते हैं, आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि ये लोग मरने के लिए तैयार हैं, कोई मजाक नहीं है। ऑनरेबल लॉ मेंबर इस बात को समझे कि हर एक व्यक्ति तो ऐसा नहीं कर सकता कि खुद को भूख से तड़पा कर मरने के लिए तैयार। कुछ समय तक खुद भूखे रहने की कोशिश कीजिए, आपके वो समझ आ जाएगा। जो आदमी भूख हड़ताल पर जाता है उसके अंदर एक आत्मा है, वे अपनी आत्मा के रास्ते पर चलता है, उसे अपने मुद्दे के सही होने में विश्वास है, वे कोई राह चलता अपराधी नहीं। अगले दिन जतिन दास शहीद हो जाते हैं। आफ्टर 63 डेज ऑफ हंगर स्ट्राइक, जतिन दास पुलिस की क्रूरता का शिकार ने अपने उपवास को तोड़ने से मना कर दिया और उसकी मौत हो गई। वह स्वतंत्रता के लिए मरे गए सुभाष चंद्र बोस ने उनके शव को कोलकाता ले जाने का इंतजाम किया, जहां 5 लाख लोग उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू दूसरी तरफ सक्सेसफुली एक एडजॉर्नमेंट मोशन पास करवा देते हैं। सेंट्रल असेंबली में लाहौर प्रिजनर्स की इनह्यूमन ट्रीटमेंट के खिलाफ भगत सिंह अपनी हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू रखते हैं। सिर्फ अपने पिताजी से मिलने के बाद ही आफ्टर 116 डेज 5 अक्टूबर 1929 अपनी स्ट्राइक तोड़ते हैं। उस वक्त तक ये दुनिया की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट हंगर स्ट्राइक बन चुकी है और दुनिया भर में भगत सिंह की कहानियां फैलती हैं। यदि हम उनके ट्रायल के बारे में चर्चा करें तो भगत सिंह के 4 क्रांतिकारी दोस्त उन्हें बैक स्टेप करते हैं। जयपाल, हंसराज वोरा, फणींद्र नाथ घोष और मनमोहन बनर्जी। इन सभी को ब्रिटिश सरकार द्वारा कुछ न कुछ या तो पैसे दिए जाते हैं या कोई छात्रवृत्ति कोर्स के लिए स्पॉन्सर किया जाता है, पढ़ाई के लिए, या फिर कुछ जमीन भी दी जाती है। इन सभी चीजों के बदले ये सभी लोग भगत सिंह के खिलाफ गवाही देते हैं ट्रायल में। लेकिन ट्रायल की गति अभी भी काफी धीमी थी क्योंकि भगत सिंह की कहानी दुनिया भर में फैल चुका था और इसे बहुत समर्थन मिल रहा था। ट्रायल की गति को बढ़ाने की आवश्यकता थी। लॉ आधिकारिक आपातकाल घोषित करते हैं और एक विशेष ट्रिब्यूनल को स्थापित किया जाता है। इस आदेश के लिए कभी भी केंद्रीय संसद से कोई मंजूरी नहीं मिलती और न ही कभी ब्रिटिश पार्लियामेंट से मंजूरी मिलती है। भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी वह पूरी तरह से अवैध थी। स्पेशल ट्रिब्यूनल को काफी आलोचना की जाती है। इस बात को लेकर महात्मा गांधी का भी योगदान थे। 1930 में गांधी ने वाइस रॉय को लिखा था जिसमें उन्होंने इस बात की आलोचना की थी। भगत सिंह और अन्यों के ट्रायल में उन्होंने साधारण प्रक्रिया को त्याग दिया और कानूनी प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक शॉर्टकट अपनाया। इन आधिकारिक गतिविधियों को गुप्त मार्शल लॉ नहीं कहा जा सकता तो क्या कहा जा सकता है? मुझसे पूरी तरह से सहमति है कि आपको महात्मा गांधी के विचारों के बारे में अधिक जानने की आवश्यकता है। मैं आपको उनकी ऑटोबायोग्राफी सुनने की सलाह देता हूं। ट्रिब्यूनल को यह कहते हुए कि ढेर सारे फैक्ट्स हैं जो प्रूफ करते हैं कि उनका बेटा इनोसेंट है और भगत सिंह का कुछ भी लेना देना नहीं था। सॉन्डर्स के मर्डर केस को लेकर कहते हैं कि उनके बेटे को मौका दी जाए अपनी इनोसेंस प्रूफ करने के। लेकिन जब भगत सिंह को इस बारे में पता चलता है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। 4 अक्टूबर 1930 को वे एक पत्र लिखते हैं अपने पिताजी को और यह कहते हैं कि अगर यह चीज किसी और ने कही होती तो वे उसे एक धोखेबाजी मानते, लेकिन क्योंकि यह उनके पिताजी ने की है इसलिए वे उसे एक वीकनेस की तरह मानते हैं। उन्होंने कहा कि फादर, यू हैव फेल्ड। भगत सिंह का मानना था एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में वे बिल्कुल नहीं सोचते कि क्या कानूनी हानि होती है और क्या न्यायालय कह रहा है इस मामले में। भगत सिंह चाहते थे कि उन्हें सबसे कड़ी सजा मिले
क्योंकि वे राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं और इस सिस्टम के खिलाफ थे। उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि यह पत्र सार्वजनिक किया जाए ताकि लोग उनके विचार जान सकें। तीसरे दिन 7 अक्टूबर 1930 को सॉन्डर्स मर्डर केस में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को सजा सुनाई गई फांसी के लिए। बटुकेश्वर दत्त को काले पानी में 14 साल के लिए भेज दिया जाता है। एक रोचक बात यह है कि उन्होंने 14 साल मां कभी मर्सी पिटीशन नहीं लिखी। उन 14 सालों में वे काले पानी में ही रहते हैं। 14 सालों के बाद जेल से बाहर निकलते हैं और फिर वे क्विट इंडिया आंदोलन में भी भाग लेते हैं। इस समय भगत सिंह की जान बचाने की मांग करते हुए देश भर से ढेर सारे चिट्ठियों आती है वायसराय को। अखबारों में ऐसी चिट्ठियों को प्रिंट किया जाता है। ढेरों चिट्ठियों पर और न सिर्फ इंडिया में बल्कि देश के बाहर से भी सपोर्ट आता है। भगत सिंह के लिए बर्लिन के एक जर्नलिस्ट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मैकडोनाल्ड को इस केस की वजह से क्रूएल इंपेरियलिस्ट बूचर के नाम देते हैं। इंग्लैंड के अंदर जो खुद की कम्युनिस्ट पार्टी थी वो इस केस को लेकर आवाज उठाती है। वो कहती है ये केस ईविल डिजायर ऑफ द इंपेरियलिस्ट गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन के वजह से आगे बढ़ रहा है। इसी समय 31 जनवरी 1930 महात्मा गांधी इलाहाबाद में कहते हैं उन्हें फांसी नहीं होनी चाहिए। मेरा व्यक्तिगत धर्म यह कहता है उनकी फांसी नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें जेल में भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी गांधी जब इरविन के साथ बातें करते हैं 17 फरवरी को, वो कोई प्रीकंडीशन नहीं रखते, क्योंकि उनका मानना था कि आजादी तक का जो रास्ता है वो किसी के लिए भी नहीं रोका जा सकता। 14 फरवरी को कांग्रेस के मेंबर और लॉयर तेज बहादुर वाइस रॉय से बात करते हैं। इस कन्विक्शन की लीगलिटी को लेकर एक और कांग्रेस लीडर मदन मोहन मालवीय अपील करते हैं कि कम से कम हैंगिंग को तो रुकवा दो, इन्हें लाइफ सेंटेंस ही दे दो। चाहे इस पॉइंट को कंसिडर करो कि भगत सिंह ने जो भी किया है अपनी सेल्फिश मोटिव की वजह से नहीं किया है, बल्कि पेट्रियोटिक रीजंस की वजह से किया है। 18 फरवरी को महात्मा गांधी इरविन से मिलते हैं और कहते हैं कि अगर वो चाहते हैं देश में जो माहौल है वो उनके फेवर में हो तो उन्हें भगत सिंह के एग्जीक्यूशन को सस्पेंड कर देना चाहिए। महात्मा गांधी कोशिश करते हैं कि पहले उनकी फांसी को स्थगित कराया जाए और बाद में देखें कैसे इसे रद्द किया जा सकता है जब उनके सर्कमस्टेंसेस और फेवर में होंगे, लेकिन स्थगित कराना सबसे महत्वपूर्ण है। पहले इसी काम के लिए वे आसिफ अली को लाहौर भेजते हैं और एक अंडरटेकिंग की मांग करते हैं। भगत सिंह और उनके साथियों से वायलेंस को छोड़ देने की मांग किया जाता है। इसमें भगत सिंह और उनके साथियों का बार्गेन करने की पोजीशन बेहतर होगी, लेकिन यह संभव नहीं हो पाता। 7 मार्च 1931 को महात्मा गांधी एक सार्वजनिक सभा में कहते हैं, दिल्ली में मेरा ज़मीर कहता है कि किसी को भी फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, भगत सिंह जैसे बहादुर इंसान को तो बिल्कुल नहीं। आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको हमारी यह जानकारी रोचक और उपयोगी लगी होगी। अब आपको बस एक कदम और आगे बढ़ना है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, और मिलते हैं अगले एपिसोड में।